और देखिए, इससे पहले कल आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों पर अपने विरोधियों पर एक के बाद एक कई वार किए। आजम खान ने कहा कि मेरी तबाही में अपने ही थे, अपने लोगों ने ही मेरे साथ जुल्म किया। आजम खान ने कहा कि भाजपा मुझसे इतनी घृणा क्यों करती है, नहीं जानता। इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ। और वहीं आजम के जेल से बाहर आने के बाद अलग अलग पार्टियों के नेता उन्हें लेकर के क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अपने मालिक हैं, अखिलेश जी अपने मालिक हैं। हम अखिलेश जी अगर कहेंगे कि साथ चलने के लिए तो हम साथ चलेंगे। अब वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सरकार बनवाते रहे हैं, आते हैं तो मिलने तो जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे। देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो आज ये उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था वाला प्रदेश माना जाता है। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से आजम खान साहब के साथ खड़ी थी और पूरा पैरवी करने का काम हुआ। 2 बार उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, वो 2 बार भर्ती हुए आईसीयू में, वेदांता में। समाजवादी पार्टी ने पूरा उनका इलाज कराया, डॉक्टर तक बाहर से बुलाए और वो ठीक हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया था कि उनकी जेल में मौत हो जाए। तो सभी की बातें आपने सुनी। आजम खान रामपुर में ही मौजूद हैं, जिससे वो मिलते हैं, जिससे भी मुलाकात करेंगे। हर एक मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बहुत अहम होगी और उस पर हमारी लगातार नजर है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्तार अंसारी एंड फैमिली की, जिस पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इसी क्रम में देर शाम मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी ने पूछताछ की। वो भी लंबी पूछताछ हुई है। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में दोनों बेटों से कई घंटों की पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवार के बयान को दर्ज किया गया है। ईडी की टीम पहुंचती है देर रात और घंटों बातचीत करती है, सवाल करती है। इससे पहले मुख्तार के दूसरे भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी और विधायक के भतीजे शोएब अंसारी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और कल दोनों बेटों से लंबी पूछताछ हुई। तो देखिए, ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है, कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और लगातार पूछताछ के क्रम में करीबी रिश्ते। वहीं विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमानत पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 31 मई को हाईकोर्ट मुख्तार अंसारी की जमानत पर कोई फैसला सुनाएगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ के सराय लखनसी थाने में 24 अप्रैल 2021 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से स्कूल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्कूल मैनेजर बैजनाथ यादव को दिए थे और इस पूरे मामले में स्कूल मैनेजर बैजनाथ यादव के साथ विधायक प्रतिनिधि आनंद यादव को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन दोनों इस पूरे मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब मुख्तार अंसारी की जमानत पर फैसला होने वाला है। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में जिला जज को इस केस को ट्रांसफर किया गया है। अगले 8 हफ्तों तक जिला जज को सुनवाई करनी होगी और पूरी करनी होगी सुनवाई पूरी होने तक सील रहेगी शिवलिंग वाला ये पूरा एरिया और आज दोनों पक्ष के वकील जिला जज को कर सकते हैं अप्रोच। ये बड़ी खबर आ रही है। आगे की तारीख के लिए दोनों पक्ष के वकील आज अप्रोच कर सकते हैं, रुख कर सकते हैं और वहां से बड़ी अपडेट जो आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अहम जानकारी ये है कि जिला जज के पास दोनों पक्ष के वकील आज पहुंच सकते हैं। तारीख को लेकर के बातचीत हो सकती है, लेकिन जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, अहम ये रहेगा कि शिवलिंग वाला पूरा एरिया सील रहेगा। 8 हफ्तों के लिए जिला जज के पास ये केस मौजूद रहेगा, सुनवाई होगी।
वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को ये केस ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। और इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वुजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी कि 17 जुलाई तक लागू रहेगा और उसके बाद ही इस मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। वहीं वाराणसी जिला कोर्ट में अब 6 जुलाई को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की रही, वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार